पंजाब पुलिस ने फरार वारिस पंजाब डे के प्रमुख अमृतपाल सिंह को एनएसए के तहत किया गिरफ्तार। आज सुबह पुलिस ने अमृतपाल को मोगा से किया गिरफ्तार। गिरफ्तारी के बाद असम के डिब्रूगढ़ जेल भेजा गया अमृतपाल। कर्नाटक विधानसभा के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोमोई ने बेंगलुरु के यलहंका में किया रोड शो। कांग्रेस नेता राहुल गांधी चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे हुबली। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने गुयाना के विदेश मंत्री के साथ भारत गुयाना संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की। कृषि, ऊर्जा, रक्षा सहयोग सहित कई अन्य मुद्दों पर हुई व्यापक चर्चा। विदेश मंत्री ने गुयाना के प्रधानमंत्री और नेशनल असेंबली के स्पीकर से की मुलाकात। भारत की मदद से बन रही परियोजना का लिया जायजा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भुवनेश्वर में कार्य का भविष्य विषय पर विशेष प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत शिक्षा कार्य समूह की तीसरी बैठक से पहले प्रदर्शनी का हो रहा है आयोजन। सऊदी अरब ने सूडान से अपने नागरिकों और राजनयिकों के साथ भारत समेत अन्य देशों के फंसे 150 से ज्यादा नागरिकों को सुरक्षित निकाला बाहर। अमेरिका ने अपने दूतावास को करवाया खाली। फ्रांस ने भी शुरू किया निकासी अभियान। आईपीएल में आज पहले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का राजस्थान रॉयल्स से होगा सामना। वहीं दूसरे मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स की चेन्नई सुपर किंग्स के साथ होगी भिड़ंत। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और आइए अब सीधे आपको लिए चलते हैं एक मुख्य कार्यक्रम में, और जहां पर आपको बता दें कि धर्मेंद्र प्रधान यहां पर पहुंच चुके हैं और शिरकत कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको बता दें, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भुवनेश्वर में कार्य का भविष्य प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और इस प्रदर्शनी के दौरान आयोजित कार्यक्रम को वो संबोधित कर रहे हैं। आई एम हैप्पी द लोकल स्टेट गवर्नमेंट हैज आल्सो ऑर्गेनाइज्ड ए 2-day conclave on the 21st and 20th and 21st of this month, and in a way this is a week-long debate, deliberation, discussion on the area of future of the skills. And India is now implementing national education policy. As I said always, national education policy is not only a document of, it's not a brochure, it's a document, philosophical document for global responsibility. What will happen in future? Today's India's population is around, if we go by the today's population, India's population is around 141.7 crore. Out of that, the young population is around 35% of that population. From age group of 15 to 35, 34, 35% of that population is of this age group. By next, when India would be completing its Amrit Kal, by 2047, India will be having 25% of young population of the entire globe only in India. That means, in the morning, when we were discussing with Atul, our good friend from USIBC, he was discussing with me about the changing geopolitics of the globe. China is the present day production center of the globe. Material is not going to influence the future of the civilization. Human nature is going to influence the human future. India is a natural place. India has talent. India has captive market with its new aspiration. India has its own resource
Essentially, India is a knowledge society. In the 21st century, there is a unanimous in the entire human civilization. 21st century is going to be a knowledge-based century. And India is going to lead on that, lead role on that. And fortunately, we all are implementing NEP. NEP has a mandate and responsibility to look into the global aspiration. और आपको बता दें कि काफी महत्वपूर्ण कार्यक्रम जिसकी शुरुआत यहां पर हो चुकी थी और उसके बाद इसका उद्घाटन करने के बाद यहां पर संबोधित करते हुए धर्मेंद्र प्रधान और लगातार शिक्षा नीति को और कैसे दुरुस्त किया जाए और कैसे बेहतर बनाया जाए इसको लेकर लगातार कवायद यहां पर कसती हुई सरकार नजर आ रही है और इसी के उपलक्ष्य में यहां पर वो अपना संबोधन कर रहे थे और तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण बातें उन्होंने अपने संबोधन में की हैं। आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में और आपको बता दें कि फरार खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह को पंजाब पुलिस ने एनएसए के तहत मोगा से गिरफ्तार किया है। पंजाब पुलिस ने मोगा के गांव रोडे से आज सुबह गिरफ्तार किए गए अमृतपाल को असम की डिब्रूगढ़ जेल भेज दिया गया। अमृतपाल को रोडे से पहले मोगा लाया गया। मोगा में आईजी इंटेलिजेंस समेत पुलिस के आला अधिकारी रात से ही मौजूद थे। पुलिस ने अमृतपाल से पूछे जाने वाले सवालों का ब्यौरा तैयार कर रखा था। हालांकि अमृतपाल ने ज्यादातर सवालों के जवाब नहीं दिए। इसके बाद पुलिस कागजी कार्रवाई पूरी कर सड़क मार्ग से अमृतपाल को लेकर भटिंडा पहुंची। यहां से उसे डिब्रूगढ़ के लिए रवाना किया गया। अमृतपाल को गिरफ्तार करने के बाद पंजाब पुलिस ने अलर्ट घोषित कर दिया। पंजाब के आईजीपी सुखचैन सिंह गिल ने कहा कि अमृतपाल सिंह को विशेष अभियान के तहत गिरफ्तार किया गया है और इस दौरान पुलिस ने शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जनता का आभार जताया। जो लगातार पंजाब पुलिस ने इस केस में दबाव बनाया हुआ था पिछले 35 दिन से, सारे ही पंजाब पुलिस के जो विंग्स थे वो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे थे, जिसमें इंटेलिजेंस विंग है, बाकी सारे हमारे विंग्स हैं। अमृतपाल सिंह के खिलाफ एनएसए के वारंट्स इशू हुए थे। इन वारंट्स को आज सुबह एग्जीक्यूट किया गया है। उसकी गिरफ्तारी जो है एनएसए के अधीन की गई है। फर्दर इसमें जो लॉ है अपने पेस पे ड्यू प्रोसेस के साथ लॉ काम करेगा। इसमें स्पेशल ऑपरेशनल इनपुट्स हमारे पास थे, जिसमें पंजाब पुलिस और पंजाब पुलिस के जो इंटेलिजेंस विंग है उनके पास थे कि अमृतपाल सिंह रोडे विलेज में प्रेजेंट है। सुबह एक ऑपरेशन चला के जिसमें पूरे विलेज को प्रॉपर तरीके से पूरे संयम के साथ, पेशेंस के साथ कॉर्डन करके, और उसके बाद क्योंकि स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन थी कि अमृतपाल सिंह गुरुद्वारा साहब के अंदर है, गुरुद्वारा साहब की जो मर्यादा है वो सबसे सुप्रीम है, तो उसको मेंटेन करते हुए एक मैसेज उसके पास चला गया, कन्वे हो गया, उसको पता चल गया कि अब वो सारी तरफ से गिर चुका है और उसके पास एस्केप करने का कोई रूट नहीं है। तो इसमें पंजाब पुलिस का जो अमृतसर रूरल पुलिस है और इंटेलिजेंस के जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनके कोऑर्डिनेशन से सुबह उसको रोडे विलेज से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करने के बाद एनएसए का, जैसे मैंने बताया, वारंट एग्जीक्यूट किया गया है। उसमें गिरफ्तार करके उसको डिब्रूगढ़ असम के लिए एज पर प्रोसीजर, एज पर लॉ जो है रवाना कर दिया गया है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की तिथि जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे ही चुनाव प्रचार और तेज हो गया है। राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोमोई सत्ता में दोबारा वापसी के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री बोमोई ने आज यलहंका में एक रोड शो किया जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने गुयाना के विदेश मंत्री ह्यू टॉड के साथ 5वीं भारत गुयाना संयुक्त समिति की बैठक की सह-अध्यक्षता की। बैठक के दौरान कृषि, ऊर्जा, स्वास्थ्य और फार्मास्यूटिकल, आयुर्वेद और वेलनेस, रक्षा सहयोग, मानव संसाधन, प्रौद्योगिकी और नवाचार, बुनियादी ढांचा विकास जैसे मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। इस दौरान दोनों देशों के बीच आप्रवासन, मोबिलिटी और वायु संपर्क के क्षेत्र में संपर्क सहयोग बढ़ाने पर समझौता भी हुआ। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अधिकारियों को गुयाना से करीबी संबंध बनाए रखने और व्यापारिक संबंधों को मजबूत बनाने के लिए कहा।
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने गुयाना के प्रधानमंत्री मार्क फिलिप से मुलाकात की और उन्होंने ऊर्जा, आपदा, लचीलापन और उसकी तैयारी की और रक्षा सहयोग पर चर्चा की और उन्होंने कहा कि गुयाना की विकास यात्रा में भारत भागीदार बनेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने गुयाना की संसद में नेशनल असेंबली के स्पीकर मंजूर नादिर से मुलाकात की और एक बयान जारी कर उन्होंने कहा कि हमारा साझा इतिहास कई परंपराएं प्रदान करता है जो हमें और करीब लाती हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत गुयाना बिजनेस राउंड टेबल को संबोधित किया। विदेश मंत्री ह्यूग टॉड, वित्त मंत्री अश्विनी सिंह और लोक निर्माण मंत्री देवदत्त इंदर की भागीदारी की सराहना की और कहा कि गुयाना और भारत की प्रभावशाली विकास दर को देखते हुए हमारी साझेदारी में कई नई संभावनाएं हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने गुयाना के लोक निर्माण मंत्री देवदत्त इंदर के साथ भारत की मदद से बनाए जा रहे ईस्ट बैंक ईस्ट कोस्ट रोड लिंकेज प्रोजेक्ट का साइट विजिट किया और कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ कर्मचारियों से बातचीत की। उनके उत्साह से प्रभावित भी हुए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज कर्नाटक के बेंगलुरु में थिंकर्स फोरम कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की संघीय प्रकृति की मान्यता रही है। उन्होंने आगे कहा कि कर्नाटक राज्य के लोग बहुत शिक्षित हैं और वे राष्ट्र निर्माण में योगदान कर रहे हैं। So the consultation with the states and recognizing the federal nature of our country has been 100% followed by Prime Minister Modi. He's been a chief minister himself, so he knows what it is to recognize the role of states and give them their due in time. Karnataka and its people are very educated. They are in every walk of life. They quietly contribute to the nation building. There's no hullabaloo about it. The state has its gentle people. I recognize that. और वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि यूक्रेन रूस युद्ध का वैश्विक प्रभाव है और पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं ने तनावग्रस्त अर्थव्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए एक निश्चित सूत्र अपनाया है। यह तरीका कारगर साबित हुआ है। It may be a war happening in Europe, but it had global repercussions. And with all this, because of the sanctions and because of the various global developments, and the COVID, Western economies, which took a certain formula for dealing with the stressed economy situation, the stressed economy because of the COVID situation, they had a formula or a recipe with which they wanted to attend to their economies. And most of the Western developed economies adopted that method of dealing with the stress in their economy. And that method has now proven hurtful of their economies as an after effect. और उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तेलंगाना स्थित चेवेल्ला में विजय संकल्प सभा को संबोधित करेंगे। उनका दौरा सांसद प्रवास योजना कार्यक्रम का हिस्सा है। इस दौरान वो नाटू नाटू गीत के लिए प्रतिष्ठित ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली फिल्म RRR के टीम के सदस्यों से भी मुलाकात करेंगे। इस दौरान वो निर्देशक SS राजामौली, लेखक KV विजेंद्र प्रसाद, संगीतकार MM कीरवानी सहित फिल्म के कलाकार जूनियर NTR और अभिनेता रामचरण को सम्मानित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को केरल के एक महत्वपूर्ण शहर कोची में होंगे, जहां पर वो एक कॉलेज में युवा मेगा यूथ कॉन्क्लेव को संबोधित करेंगे। इस कॉन्क्लेव में तकरीबन 50,000 से भी ज्यादा युवाओं के पहुंचने की संभावना है। क्या कुछ रहेगा प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम? इस पर केरल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन ने DD न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की और कहा कि केरल के लिए ये एक ऐतिहासिक क्षण होगा।
जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साथ युवाओं को संबोधित करेंगे और उन्हें देश का विकास मॉडल समझाएंगे। हमारे संवाददाता राजेश राज ने कोची में केरल के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन से खास बातचीत की। देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को केरला के कोच्चि में होंगे और यहां पर एक यूथ कॉन्क्लेव को संबोधित करेंगे और क्या क्या खास कार्यक्रम है, इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए केरला भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन हमारे साथ हैं, अभी कोच्चि में मौजूद हैं। सुरेंद्रन साहब, डीडी न्यूज दिल्ली में स्वागत आपका। सबसे पहले क्या क्या कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं, क्या क्या कार्यक्रम है? सबसे पहले ये हमें इधर एक बड़ा रोड शो है, पहली बार मोदी जी का एक रोड शो केरल में है। कोच्चिन में एक बड़ा कार्यक्रम, हमारे जो पार्टी कार्यकर्ता एवं सामान्य नागरिक, कोच्चि का नागरिक, एक सबसे बड़ा एक रोड शो हम करेंगे। उसके बाद ये कोच्चिन सेक्रेड हार्ट कॉलेज में एक बड़ा युवा समावेश, स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल स्टूडेंट्स और टेक्नोक्रेट्स एंड एंटरप्रेन्योर्स and various sports, film, arts, cultural youth icons are participating in this mega youth conclave. This is regarding the development of Kerala. Since last 70 years, 7 decades, both the LDF and UDF ruled and ruined Kerala, looted Kerala. Berosgari, unemployment, underdevelopment, all these things. Lakhs and lakhs of youths are migrating from Kerala to other states and other countries. Our higher education system is totally collapsed. So we are searching. The people of Kerala, especially the youth community, is very eagerly watching Narendra Modi ji's Vikas ki Rajaniti. So all over India development is happening except Kerala. So this question. कितने यूथ पार्टिसिपेट करेंगे उसमें, और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ आएंगे तो युवाओं में एक नया जोश देखने को मिलेगा, वो सुनने के लिए आएंगे? बहुत बड़ा जोश युवा में। एक्चुअली केरला अवेट्स नरेंद्र मोदी जी। आशा आकांक्षा बहुत ज्यादा है मोदी जी के ओर पर। मोदी जी एक रोल मॉडल है केरल का नौजवान का। सो दी पीपल आर टोटली विथ नरेंद्र मोदी जी डेवलपमेंट एजेंडा। होल हार्टेडली केरला youths are accepting. Modi ji's approval is growing day by day in Kerala. You can see on 24th evening how the youth of Kerala is responding, how the emerging youths supporting Modi ji. कितने यूथ जो है पार्टिसिपेट करेंगे, एक अप्रॉक्स अगर बात करें, क्या उम्मीद की जाए कि हजारों नौजवानों को प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे? एक मेगा शो है वो। ये एक पार्टी कार्यक्रम नहीं है, ये सामान्य युवाओं का एक बड़ा अधिवेशन है। कम से कम 50,000 युवा डेफिनेटली विल कम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरला में जब होंगे तो यहाँ के नौजवानों के सामने उनको सुनने और समझने का एक बड़ा अवसर मिलेगा। एक मेगा शो में वो केरला के नौजवान को संबोधित करेंगे और देश का जो रोल मॉडल है, विकास का जो रोल मॉडल है, उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल के नौजवानों को समझाने की कोशिश करेंगे। ये कहना है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष केरला के सुरेंद्रन का, जो डीडी न्यूज से अभी खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन राजेश रिक्की के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, कोच्चि। और वक्त यहाँ एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय मर्चेंट नेवी और मरीन इंजीनियरिंग में उज्जवल करियर बनाने का एक सुनहरा मौका। 6 स्थानों पर आधुनिक परिसर, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सिर्फ एक करियर नहीं, ये अवसरों का सागर है। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय भारत सरकार के अधीन वर्ष 2023-24 के लिए प्रवेश आमंत्रित हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। 25 अप्रैल को प्रधानमंत्री तिरुवनंतपुरम सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। ये रेलगाड़ी 11 जिलों तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, कोट्टायम, एर्नाकुलम, त्रिशूर, पलक्कड़, पठानमथिट्टा,
मल्लपुरम, कोझिकोड, कन्नूर और कासरगोड स्थानों को कवर करेगी। साथ ही प्रधानमंत्री तिरुवनंतपुरम में सेंट्रल स्टेडियम में 3,200 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। केरल के लोगों ने प्रधानमंत्री का आभार जताया है। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन 2019 में प्रधानमंत्री ने दिल्ली से वाराणसी की इसकी शुरुआत की और अब ये 16वीं वंदे भारत ट्रेन है, जिसे प्रधानमंत्री तिरुवनंतपुरम से, यानी केरल की पहली, और तिरुवनंतपुरम से इसे कासगोड़ा, जो कि केरल के अंदर ही है, वहां के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। तमाम विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस है ये ट्रेन, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज है। चाहे आप इसके सीट की बात करें, हवाई जहाज की तरह इसकी कंफर्टेबिलिटी की बात करें आप, या फिर सुरक्षा की बात करें, यात्री सुरक्षा के लिए सीसीटीवी की बात करें, ऑटोमेटिक स्लाइडर डोर्स की बात करें, या फिर पुश बैक बटन की बात करें जिसमें पैनिक की स्थिति में जो केबिन में बात कर सकते हैं आप ट्रेन के ड्राइवर से, या फिर कवच सिस्टम की बात करें, एंटी ब्रेकिंग सिस्टम पर जो काम करता है, ये इस ट्रेन के अंदर खास तौर से लैस है। इसके साथ साथ कासगोड़ा तक की जो दूरी है वो फिलहाल तिरुवनंतपुरम से तकरीबन 12 से 13 घंटा लग जाता है। ये ट्रेन महज आपको पहुंचाएगी 8 घंटे के अंदर और 11 डिस्ट्रिक्ट, केरल के 11 डिस्ट्रिक्ट को कवर करेगी। जब लोगों से यहाँ पे हम पूछते हैं, बात करते हैं कि उनके लिए ये कितना बड़ा तोहफा है, कितना बड़ा वरदान साबित होने जा रहा है, उनका कहना है कि वो इस ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहे थे और प्रधानमंत्री जब खुद से इसे हरी झंडी दिखाएंगे तो इससे बड़ी खुशी उनके लिए शायद ही कुछ और है कि ये ट्रेन न सिर्फ समय बचाएगा बल्कि केरल के लोगों के लिए एक लाइफलाइन भी बनेगा। और साथ साथ चूंकि केरल में हजारों लाखों की संख्या में यहाँ पर जो पर्यटक आते हैं, पूरे देश से आते हैं, विदेशों से आते हैं, उनको भी ये काफी, उनके कनेक्टिविटी में भी ये काफी फर्क लेके आएगा और इसका फायदा उन सैलानियों के अलावा जो केरल के लोग हैं, चूंकि सैलानियों का जब इजाफा होगा तो केरल के लोगों की आमदनी में भी इजाफा होगा। अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज, तिरुवनंतपुरम। It's a new kind of project, like most of the citizens will benefit from that particular thing. So that's what I'm looking for. Anyhow, he's working excellent, I think, most probably, because whatever projects he has taken initiative, he has done it. Mostly it is almost completed. He is slowly moving into the projects and all those things. So I think so it is good. He's keeping up the spirit of the nations. Talking about Vande Mataram, it is really better for me because every time I am traveling to my native place to this Ernakulam or Trivandrum, so that would be really awesome for me because it is we can save a lot of time. It has a lot of features like Wi-Fi and AC and a lot of some other stuff, right? We are very excited that it's being flagged off on 25th, and we are on the edge looking at how the people are going to react it, and we are very much positive that it benefits everybody, whether it's the north people, south people, everyone all over the country, and it's going to connect all the people, and it is going to make it ease. The passengers are going to be they are on a fire, and it's like a positive thing, and we all are looking forward it on 25th. We are excited. We are thinking it is beneficial to Malayalis and all of us. Structure of train is very good. Vande Bharat is good for Kerala because Kerala is an emerging state. Vande Bharat is a very class facility. It's a benefit for so many Malayali people because so many people travel to Trivandrum to Kasaragod, any other district. So very helpful to so many people. ललित कला एकेडमी और नई दिल्ली नगर निगम ने आज दक्षिण दिल्ली के गढ़ी गांव में 10 दिवसीय शिविर का शुरू किया है और 25 प्रतिष्ठित कलाकार एनडीएमसी से प्राप्त धातु और लोहे के स्क्रैप से मूर्तियों का निर्माण करेंगे। वसुधैव कुटुंबकम की थीम को वेस्ट टू वंडर आर्ट कैंप में मूर्तियों और कलाकृतियों द्वारा उजागर किया जाएगा। स्टोरी बैंड्स दक्षिण दिल्ली के गढ़ी गांव में G20 थीम पर पार्क आयोजित यहां पर किया गया है।
NDMC नई दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल और ललित कला अकेडमी का जॉइंट एक्शन है, जिसमें ललित कला अकेडमी ने देश के विभिन्न राज्यों से आर्टिस्ट बुलाए हैं और वो आर्टिस्ट आज से जो कैंप चालू हुआ है और लगभग 10 दिन तक चलेगा, उस कैंप में G20 के जो कंट्रीज़ हैं उनके एनिमल्स और उनके बर्ड्स को स्क्रैप से बनाएंगे और जो स्क्रैप है, मेटल स्क्रैप है, वो NDMC सोर्स कर रहा है। NDMC अपनी वर्कशॉप से। पर्यावरण आज के दिन में ये हमारा सिर्फ एक मुख्य मुद्दा ही नहीं मगर हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्राथमिकता है, क्योंकि हम सिर्फ अपने वर्तमान के लिए नहीं, हम भविष्य के लिए भी हमें चिंतित होना जरूरी है। और उस पर्यावरण के साथ जब हम बात करते हैं तो तीसरा कॉन्सेप्ट है जो हम कहते हैं कि पर्यावरण की रक्षा, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। गांधी दर्शन समिति के उपाध्यक्ष विजय गोयल ने G20 युवा दौड़ को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस साल भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है, जिसके तहत देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। गंगोत्री यात्रा की कल शुरुआत के साथ ही चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में एक कार्यक्रम में चिकित्सा सामग्री से सुसज्जित वाहनों को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये चिकित्सा वाहन चारधाम यात्रा के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए भेजा गया है। और गुजरात के साबरकांठा में वेद संस्कृत ज्ञान गौरव शुभ समारंभ कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इस मौके पर RSS प्रमुख मोहन भागवत समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए। इस मौके पर मोहन भागवत ने कहा कि देश में विकास के साथ साथ अपने संस्कार को भी आगे बढ़ाना है। आज के भारतवर्ष में हमको आगे बढ़ना है। क्यों बढ़ना है? हमको अमेरिका जैसी, चीन जैसी, रशिया जैसी डंडा चलाने वाली महाशक्ति नहीं बनना है। हमको विश्व को आज के उसकी समस्याओं का उत्तर देने वाला देश बनना है। हमको विश्व को नित्य शाश्वत सुख शांति प्रेम का रास्ता दिखाने वाला, आचरण से दिखाने वाला देश बनना है। यही हमारे लिए पूर्वजों का भी आदेश है, ये हमारा कर्तव्य है। और ये कर्तव्य अगर करना है तो विश्व की एकता के सत्य पर आधारित जो भद्र है, जो मंगल है, ऐसी संस्कारों के आधार पर चलने वाली संस्कृति ही हमको चाहिए, दूसरी नहीं चाहिए। मोहन भागवत ने कहा कि यूक्रेन को मोहरा बनाकर दो महाशक्ति आपस में लड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में भारत द्वारा उठाए गए कदमों का उन्होंने सराहना की। यूक्रेन को मोहरा बनाकर अमेरिका और रशिया लड़ रहे हैं। भारत को कह रहे हैं हमारी तरफ आओ, हमारा पक्ष लो। भारत कहता है आप हमारे दोस्त हो, आप भी हमारे दोस्त हो। ये जो मर रहा है आप दोनों के बीच, वो भी मेरा दोस्त है। पहले मैं उसको राहत पहुंचाता हूं, अभी मैं आपका या उनका पक्ष नहीं लेता। ये लड़ाई का जमाना नहीं, लड़ना बंद करो। ये कहने वाला भारत खड़ा हुआ है जो पहले हिम्मत नहीं थी अपनी। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के रिखणी खाल क्षेत्र में पिछले दिनों बाघ ने दो बुजुर्गों को अपना निवाला बना दिया। इस कारण इलाके में दहशत बनी हुई है। वहीं पौड़ी जिला प्रशासन ने तहसील रिखणी खाल और धूमाकोट इलाके में बाघ के हमलों की घटनाओं को देखते हुए रात्रि कर्फ्यू लगाया है, जो शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रभावी है। लोगों से रात के समय अनावश्यक घर से बाहर ना निकलने को कहा गया है। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान का कहना है कि इलाके में बाघ की निगरानी की जा रही है। इसके अलावा वन विभाग, कॉर्बेट नेशनल पार्क और जिला प्रशासन के अधिकारियों और कर्मचारियों ने डेरा डाला हुआ है। गढ़वाल वन प्रभाग के DFO स्वप्निल अनिरुद्ध ने कहा कि जहां बाघ ने हमला किया उन दोनों गांवों में पिंजरे और ट्रेसिंग कैमरे लगाए गए हैं। साथ ही ट्रैंकुलाइज टीमें भी तैयार की गई हैं। इस पूरे इलाके की निगरानी की जा रही है। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।